चुनाव होगा। गांदरबल, श्रीनगर, बड़गाम, पुंछ, रियासी और राजौरी के अंदर ये दूसरे चरण का चुनाव होगा। गांदरबल में उमर अब्दुल्ला की राह आप देखिए किस तरह से आसान होगी या नहीं, ये बड़ी बात है। लेकिन बड़गाम में 1962 से 2014 तक ज्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कब्जा रहा है, लेकिन अभी आप देखिए 2024 के चुनाव किस तरह से रहेंगे, ये तो जनता बहुत बेहतर तरीके से समझती है। उसके साथ ही राजौरी, पुंछ की 5 रिजर्व सीटें हैं, जहां पर मैदान में गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी उम्मीदवार हैं। और यहां पर राजौरी, पुंछ के अंदर गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के बीच में फाइट बताई जा रही है। और साथ ही रियासी सीट को लेकर आप देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कवायद झोंकती हुई नजर आई। दूसरे चुनाव में यहां आप देखिए किस तरह से अब समीकरण बनेंगे, ये बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल देखिए दूसरे चरण के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी, अपनी पार्टी, पीपल कॉन्फ्रेंस, अवामी इत्तेहाद पार्टी और भी कई ऐसी पार्टियां जो मैदान में हैं, जिसमें आप देखिए निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। लेकिन किस तरह का ये पूरा चुनाव रहेगा, 2024 का चुनाव काफी तरीके से दिलचस्प है, क्योंकि 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में आपने देखा कि कुल मिलाकर लगभग 60% वोटिंग होती है, तो 60 से 70% अगर वोटिंग होती है तो जाहिर तौर पर देखिए किस तरह से लोकतंत्र की एक मिसाल जम्मू कश्मीर के अंदर कायम होती है। जहां पर 2% वोट हुआ करता था, वहां पर भी आपने देखा किस तरह से 50 से 60% तक वोटिंग गई। लेकिन फिलहाल अब जब दूसरे चरण का चुनाव होता है, मुद्दे कौन से रहेंगे, क्योंकि हर एक मुद्दे को गिनाने की कोशिश की गई, जिसमें बताते चले लगातार आप देखिए अगर हम श्रीनगर और बड़गाम की बात करें, या फिर रियासी की बात करें, पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें और इस बीच में गांदरबल की बात करें, तो देखिए कंगन सीट है, एससी के लिए है, ये एसटी के लिए यहाँ पर रखी गई। गांदरबल है, हजरतबल है, खानियार है, हवा का दल, लाल चौक, छानपुरा, जातीबल है, ईदगाह सेंटर, शालटेंग है, बलडब, यहाँ बड़गाम है, बिरवा है, खान साहिब, चरार शरीफ, चधूरा, गुलाबगढ़ जो कि एसटी के लिए, रियासी के अंदर श्री माता वैष्णो देवी सीट है, कालाकोट सुंदरबनी है, नौशहरा राजौरी एसटी है, बुद्धल एसटी है, थाना मंडी एसटी है, सुरनकोट के अंदर एसटी है, पुंछ, हवेली, मेंढर के अंदर एसटी सीट जो है वो रखी गई है। लेकिन अब वहां पर मुकाबला किस तरह से रहेगा, ये बड़ी बात है। लेकिन उस बीच में आम जनता के मुद्दे कौन कौन से हैं, इसी पर आज चर्चा होगी और वो मुद्दे किस तरह से पार्टियां यहां पर बुना पाएंगी। देखिए दिनेश मल्होत्रा है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। आदर्श गुप्ता है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत। डॉक्टर परमवीर सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो दिनेश जी मैं आप ही के पास आऊंगी, किस तरह से दूसरे चरण के इन चुनावों को देख रहे हैं, क्योंकि लगभग 60% वोटिंग पहले फेज में देखी गई। जी आशा जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे जितने को पैनलिस्ट हैं उनको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। जो पहले दौर का जो चुनाव हुआ था उसमें 24 सीटों पे चुनाव हुआ था, उसमें कोई बीजेपी का बहुत ज़्यादा स्टेक नहीं था। लेकिन अब जो चुनाव हो रहा है इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेक है। सबसे ज़्यादा स्टेक नेशनल कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि ये सेंट्रल कश्मीर में चुनाव हो रहा है। सेंट्रल कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मजबूत गढ़ रहा है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे ज़्यादा स्टेक है। लेकिन बीजेपी का स्टेक भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बीजेपी ने जो एक गैम्बल खेला था पहाड़ी लोगों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देने का, वो अब चेक हो गया कि क्या बीजेपी को वो फ़ायदा होगा या नहीं फ़ायदा होगा। क्योंकि पुंछ राजौरी की जो सीटें हैं वहाँ पे पहाड़ी पूरा डोमिनेट करता है, पहाड़ी गुजर का आपस में पूरा डोमिनेशन है। तो क्या बीजेपी को ये फायदा होगा, नहीं होगा। दूसरा, रियासी की जो नई सीट बनाई है माता वैष्णो देवी, वहाँ बीजेपी की जो प्रेस्टीज है वो स्टेक पे लगी हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये सेकंड चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है, और देखते हैं कितना टर्नआउट होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल कश्मीर देखना पड़ेगा और पुंछ राजौरी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दोनों तरफ गढ़ रहा है और बीजेपी ने पूरी कोशिश की है। आप देखें पिछले 2 दिनों से केंद्रीय गृह मंत्री ने इस इलाके में 5 सभाएं की हैं। तो मुझे लगता है पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि गृह मंत्री एक इलाके में 5 बड़ी सभाएं करते हैं, क्योंकि बीजेपी पूरा जोर लगा रही है कि पुंछ राजौरी में इस बार कम से कम मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स में अपना खाता खोला जाए। ठीक है आदर्श जी, जिस तरह से दिनेश जी भी कह रहे हैं कि इस बार यहाँ पर मुस्लिम डोमिनेट जो सीट है वहां पर भी बीजेपी जो है वो खाता खोलने के लिए पूरी तरह से कवायद तेज कर चुकी है।
लेकिन श्रीनगर की अगर हम बात करें, जहां पर सेंट्रल कश्मीर की बात आती है, 2014 में आप देखिए ईदगाह की अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत ली। उसके बाद गुलमर्ग के अंदर पीडीपी देखी गई, चाटूरा के अंदर पीडीपी देखी गई। ये 2014 की डिटेल में सामने रख रही हूं। नौशहरा के अंदर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। पुंछ हवेली में पीडीपी दोबारा से आ गई। बड़गाम के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, जहां पर आप देखिए आगा सईद राहुल्ला जो है वो मैदान में थे, जो कि अब इस बार आपने देखा मेंबर पार्लियामेंट बनकर सामने आए। और इस बीच में राजौरी की अगर हम बात करें तो कमर हुसैन के पास ये सीट चली गई थी, जिसमें पीडीपी पार्टी ने यहां पर फतह की थी। रियासी के अंदर अजय नंदा जो कि बीजेपी पार्टी से थे। वीरवा के अंदर उमर अब्दुल्ला खुद इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे और इस बार उन्होंने गांदरबल और बड़गाम से दोनों से उतरकर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। हवा कदल की बात करें तो शमीम फिरदौस थी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से थी। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से दिनेश जी भी कह रहे हैं कि इस बार चुनावी मैदान के अंदर कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि सारी पार्टियों ने अपना दाव जो है वो खेल दिया है, लेकिन मुद्दे किस तरह से पार्टियां गिनाएंगी ये बड़ी बात है और बड़ा सवाल है। आशा जी, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। बिल्कुल मैं दिनेश जी की बात पर एंडोर्स करता हूँ। बिल्कुल सही कहा कि कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का तो कुछ स्टेक पे है नहीं है, लेकिन इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी का वहाँ पे बहुत जोर चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हर कीमत पे सब सीटें वो लेना चाहती है, उसके लिए पूरा प्रचार कर रही है और पीडीपी भी पीछे नहीं रह रही है, पीछे अब जो कर रही है। बाकी इस दौरान में जो सबसे बड़ा हवा जो खड़ा किया था इंजीनियर का, रशीद का, वो अब कुछ आहिस्ता मध्यम पड़ता जा रहा है। लेकिन अगर जम्मू की बात करें, जम्मू में भारतीय जनता पार्टी को राजौरी पुंछ में जो सीटें 5 सीटें हैं उसके ऊपर पूरा जोर लगा रही है। इस तरह से दिनेश जी ने कहा, होम मिनिस्टर जहाँ पे आए हैं, बाकी मिनिस्टर जहाँ पे आ रहे हैं, हर चीज यहाँ पे हो रही है, लेकिन मुकाबला इतना आसान नहीं है वहाँ भी। तो अगर हम ये कह दें कि अगर हमने पहाड़ी युद्ध को स्टेटस दे दिया, गुजर बकरवाल को दे दिया, सब दे दिया, तो वो उससे कोई बहुत ज्यादा बीजेपी को फायदा होने वाला है वो लग नहीं रहा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर फायदा मिलेगा वहां से तो दोनों की लड़ाई में मिलेगा, इनके कारण से नहीं मिलेगा। वहां पे एनसी और पीडीपी की लड़ाई के कारण अगर भारतीय जनता पार्टी अगर किसी सीट पे फायदा उठा सकती है तो उठा सकती है। अदरवाइज तो आप कहोगे कि ये जितने स्टेटस दिए हैं इनका फायदा उठाने वाले वो नहीं है। ज्यादा राजौरी की बात की, राजौरी एक ऐसी सीट है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का हम कह सकते हैं कि इस वक्त रह जाए वहाँ पे। और पहाड़ी से वो भी एसटी की सीट है, लेकिन वहाँ पे विबोध गुप्ता जो है उसको खड़ा किया गया है, एसटी का पहाड़ी दर्जा दिया हुआ है। ये बड़ी सी बात लेकिन आदर्श जी, ग्राउंड से रिपोर्टिंग आपने देखी है वहां पर। आदर्श जी, ग्राउंड से रिपोर्ट आपने देखा है वहां से। ग्राउंड पर जब लोगों से बात हो रही है तो लोग कह रहे हैं, खुलकर सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 70 सालों में जो हमारा काम किसी ने नहीं किया वो बीजेपी ने किया है। लेकिन रहा फिर भी आसान नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से भी नुमाइंदा उतारा गया है, पीडीपी की तरफ से भी नुमाइंदा उतारा गया है। आशा जी, मैंने हमेशा आपसे यही बात कही है कि वहाँ पे जो तिकोना मुकाबला है, तिकोना मुकाबला है। अगर हम कई तरफ से कहें कि बीजेपी वहाँ पे स्वीप कर रही है तो वो गलत कहना होगा, वो बात सही नहीं है। और तिकोना मुकाबला, तिकोने मुकाबले में कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है। ये सब चीजें आप जम्मू कश्मीर के चुनावों को पिछली नजर डालें तो जब सब चीजें होती रही है, कहते रही है। यहाँ पे तो झंडे बदल जाते हैं, रातों रात झंडे बदल जाते हैं, रातों रात हमारे स्लोगन बदल जाते हैं, बहुत कुछ होता है। बीजेपी ने नो डाउट ये सब कुछ किया है, लेकिन उसका क्रेडिट अब कितना मिलेगा या 25 तारीख को पता चलेगा, इसके बाद पता चलेगा। ठीक है डॉक्टर परमवीर जी, जम्मू कश्मीर की सियासत को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दाव खेला है, जानकार आपके सामने थे, वरिष्ठ पत्रकार आपके सामने थे, वो कह रहे हैं कि हर एक पार्टी ने ताकत झोंकी है, लेकिन माता वैष्णो देवी सीट की अगर हम बात करें उसे कैश करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्योंकि अयोध्या सीट को जिस तरह से हारा गया, वहां पर फैजाबाद की सीट पर जब चुनाव हुआ तो एक बहुत बड़ा आरोप लगा कि बहुत तरीके से डेवलपमेंट को गिनाया गया था, लेकिन अयोध्या सीट को हार गए हैं। आपको लगता है कि इस बार यहाँ पर समीकरण कुछ यहाँ बदलेंगे? जिस तरह से बार बार रैलियां भी हुई हैं, बड़े दावे भी किए गए। आशा जी, देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर त्योहार की तरह से इलेक्शन आती है। जो जैसे हर त्योहार हर साल आता है, ऐसे इलेक्शन हर राज्य में 5 साल के बाद आएंगे, पूरे देश में 5 साल के बाद आएंगे जाएंगे, सरकारें बनेगी, लेकिन जो चीज स्थायी रहेगी वो देश होगा और देश के लोग होंगे। तो देश के लोगों का भला होना चाहिए। पार्टी कोई आए, सब लोग मुझे लगता है अच्छा काम ही करने के लिए आते हैं, कोई बुरा काम करने के लिए नहीं आता। लेकिन कश्मीर की फिजा में जो बदलाव हमने इस बार देखा है ना, वो छोटी सी चीज देखी है।
इलेक्शन कैंपेन करने के लिए एक इंडिपेंडेंट भी खड़ा है, कोई बहुत पुरानी पार्टी का डायनेस्ट मतलब या कहिए मतलब बड़ा नेता खड़ा है, दिल्ली से नेता जा रहे हैं, भाजपा के बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, वो चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। ये कश्मीर में पहली बार, मैं इस बात को हर एक आदमी को कोई आदमी डिनाई नहीं कर सकता है। कश्मीर में चुनाव का मतलब होता था बॉयकॉट की कॉल, टीयर गैस छोड़े जाने, पैलेट गन चलना, वो नहीं हो रहा है। तो पहली सबसे बड़ी स्वागत जो कदम जो है कि जमहूरियत जमहूरियत जिसका नाम ले लेकर बहुत लोग सत्ता में आए चले गए, जमहूरियत वास्तव में कश्मीर में आ गई है। जीत किसी की भी हो, हार एक जीतेगा हारेगा। अब अगर हम बात करें माता वैष्णो देवी की सीट के ऊपर, अगर हम इसको वैसे कोरिलेट करते हैं कि हमने अयोध्या फैजाबाद की सीट पर देखा, तो वहां पर हमें समीकरणों को समझना होगा। देखिए माता वैष्णो देवी पूरे भारत की है। माता वैष्णो देवी की जो सवारी करते हैं लोग, करते हैं बहुत सारे लोग करें, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। वहां से कोई जीते, जीत माता वैष्णो देवी की ही होने वाली, ये बात लिखकर रखेंगे। अब भाजपा जीते, एनसी जीते, पीडीपी जीते, वो समय बताएगा। लेकिन अगर आज जो संदेश देना चाहते हैं, जीत और हार की तो बात ही नहीं हो रही ना, कार्यक्रम में जीत और हार की बात ही नहीं हो रही है। आज बात हो रही है कि किस किस सीट पर कौन कौन सा मुद्दा गिनाया गया और वो मुद्दे कितना काम आ सकते हैं, कितना आपको सफलता की ओर लेकर जा सकते हैं, इस पर चर्चा हो रही है। हार और जीत को लेकर तो एग्जिट पोल में बात करेंगे जब समय दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, उस दिन बेहतर तरीके से बताया जाएगा कि कौन सी पार्टी कहां पर किस तरह से स्टैंड कर रही है। लेकिन आज जो मुद्दा गिनाया गया, जिस तरह से श्री माता वैष्णो देवी सीट की अगर हम बात करते हैं, आप देखिए अगर हम 2024 के चुनावों को लेकर देखें तो नासिक जैसी जो धार्मिक नगरी वाली सीट थी वहां पर भी काम जिस तरह से हुआ। उसके बाद उत्तराखंड की ओर अगर हम चले जाएं तो बद्रीनाथ की सीट आ जाती है, हरिद्वार की मंगलोर सीट आ जाती है। और इस बीच में मुद्दा जिस तरह से माता वैष्णो देवी सीट पर गिराया गया, बारीदारों का सबसे बड़ा मुद्दा, और पीएम ने खुद कहा कि वो जानते हैं कि किस तरह से इस पूरे मसले को हल करना है। क्या लगता है कि बारीदारों का जो मुद्दा है उस पर अब सरकार थोड़ा काम करेगी या किस तरह से रहेगा? देखिए अगर इस डायरेक्शन में बात करेंगे तो मैं अभी हमारे देश के जो नितिन गडकरी जी मंत्री हैं, रोड सरफेस मिनिस्टर है, उनकी बात का मैं करूंगा। उन्होंने कश्मीर में जाकर कहा कि आप वोट दीजिए, अगर अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी देंगे तब भी हम कश्मीर की भलाई के लिए, कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए काम करने वाले, और सरकार का यही काम है। और अभी बात माता वैष्णो देवी की मंदिर की आई थी, रिजर्वेशन की बात आई थी। देखिए रिजर्वेशन का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसने भारत में कई बार सरकारों के तख्ते पलट भी दिए, किसी सरकार को ला भी दिया है। मंडल कमीशन की राजनीति करते करते लोग बहुत ऊपर तक राजनीति करते हुए आज तक फंसे हुए। तो जो ये मुद्दा अगर कश्मीर में कई सालों बाद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो आरक्षण दिया गया है, ये लोगों को भलाई देगा। वास्तव में हुआ क्या था, आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर में बहुत सारी एलिमेंट ऐसा था जो कब्जा करे बैठा था इन चीजों के ऊपर। अब वो रास्ते को दरवाजे खोल दिए गए कि आप भी आकर बैठो, और वोट डालने से पहले वोटर इस बारे में जरूर सोचेगा कि मुझे ये लाभ मिल रहा है, जो मैं पीछा पूछना बनता है, इसका साफ फायदा मिलेगा। हाँ। तो वोट में जरूर परिवर्तित होगा। और बस लेकिन जानकार जिस तरह से कह रहे थे परमवीर जी कि 370 का जो मुद्दा गिनाया गया उसका पूरे देश के अंदर फायदा हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर कितना रहेगा ये तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक। दिनेश जी आप ही के पास आऊंगी सीधा। जिस तरह से गांदरबल सीट की अगर हम बात करें तो हॉट सीट में आती है, बड़गाम भी हॉट सीट में आती है, क्योंकि गांदरबल की अगर हम देख रहे हैं तो 1977 से लेकर 2014 तक सिर्फ एक ही बार पीडीपी वहां पर जीती है। उसके बाद ज्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कब्जा जमाया, जिसमें 2002 में गांदरबल से काजी मोहम्मद अफजल जो है वो पीडीपी पार्टी से जीत कर आए थे। एक चीज, दूसरी ये कि बड़गाम के अंदर 1962 से लेकर 2014 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज्यादातर कब्जा जो है वो जमाया है। लेकिन इस बार जिस तरह से उमर अब्दुल्ला मैदान में है, किस तरह से रहेगा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की तरफ से बड़ी बातें कही गई, 370 को गिनाया गया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी अलायंस में आई, बीजेपी की तरफ से कह दिया गया कि 370 कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन दूसरी तरफ पीडीपी पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि अगर हमारे स्टैंड को लेकर हमारे साथ बातचीत होती है तो हम खुला समर्थन देने को भी तैयार हैं। देखिए आशा जी, गांदरबल तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है। ये अब्दुल्ला फैमिली, शेख अब्दुल्ला भी यहाँ से चुनाव जीते, बाद में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी यहाँ से जीते, और उमर अब्दुल्ला भी यहाँ से चुनाव जीते। ये ठीक है कि 2002 में जब काजी मोहम्मद अफजल, जो कोई बहुत बड़े लीडर नहीं थे, लेकिन उसमें पीडीपी की हवा थी, और ये काजी 2002 में उमर अब्दुल्ला का गांदरबल से चुनाव हारना जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में एक टर्निंग पॉइंट था। 87 में जो रिग हुआ था इलेक्शन, लोगों का विश्वास जो घट गया था लोकतांत्रिक संस्थाओं में, वो 2002 में जब उमर अब्दुल्ला हारे तो लोगों का विश्वास बहाल हुआ था।
अब भी मुझे लगता है कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि गांधरबल हमारे लिए सेफ सीट नहीं है, इसलिए उमर अब्दुल्ला ने गांधरबल से भी अपना नॉमिनेशन पेपर भरा और वो बडगाम में भी चले गए। बडगाम इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि हमारे लिए सेफ सीट है, क्योंकि वहाँ पे आगा राहुल्ला जो इस समय लोकसभा के सदस्य हैं, उन्होंने वो सीट, उनकी पहले सीट थी, इसलिए उमर अब्दुल्ला एक सेफ सीट पे गए हैं, लेकिन दोनों तरफ ट्राई मार रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या गांधरबल में दोबारा उमर अब्दुल्ला जीत पाते हैं जब बडगाम में, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने 2 सीटों पे चुनाव लड़ा था और एक से वो चुनाव हार गए थे। आदर्श जी, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि इस बार लगातार कांटे की टक्कर तो होगी, नो डाउट, लेकिन फिलहाल रिजल्ट क्या रहेगा जनता इस पर फैसला देगी और हम सिर्फ बात ही कर सकते हैं, लेकिन कम शब्दों में ना बोलकर एक हिंट के तौर पर जनता के सामने बात तो जरूर रख सकते हैं। जिस तरह से अगर हम पुंछ राजौरी की बात करते हैं, एक विक्टिम कार्ड जरूर खेला गया, लेकिन उस बीच में जो एक समीकरण बनता है जिसमें कि राजौरी है, सुरनकोट है, और अब आपने अमित शाह की रैली को भी देखा, वहां पर जो संबोधन हुए वो भी आपने सुने। थाना मंडी के अंदर 2014 में इस जीएस सीट पर किस तरह से कमर हुसैन का जो दाव खेला गया था पीडीपी पार्टी की तरफ से, गुर्जर नेता थे, और कैसे वहां पर ये पूरा समीकरण बना वो भी आपके सामने था। मेंढर के अंदर जब आप देखिए राणा को उतारा गया और गुज्जर समाज से ये भी आते थे, तो जावेद राणा किस तरह से उन्होंने इस पूरे पड़ाव को पार किया वो भी रहा, क्योंकि बहुकोणीय मुकाबला उसे भी कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल अब जिस तरह से ये चेहरे उतारे गए हैं, बुद्धल के अंदर है, राजौरी के अंदर है, अब जिस तरह से आपने पहले भी कहा कि पहाड़ी कार्ड इतना ज़्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन आम जनता की अगर हम दबी जुबान में बात को सुनते हैं तो वो सीधा सीधा अपना पक्ष रख रहे हैं कि जिन्होंने काम किया है हम उनकी तरफ जाएंगे, लेकिन एक हवा जो है वो मुद्दों को लेकर भी है। अभी आपने देखा राजौरी और पुंछ के अंदर हालात किस तरह से पिछले दिनों खराब भी हुए, आतंकवादी ज़्यादातर घटनाएं हुई, और उस बीच में गुज्जर का एक भी प्रतिशत जो है आरक्षण नहीं छीना जाएगा, इस तरह से बड़ी बातें कही गई, लेकिन हर एक पार्टी दाव ज़रूर खेल रही है। दूसरी तरफ आम जनता अपने सोच विचार में ज़रूर है, क्योंकि 10 सालों का एक लंबा अंतराल था, उसके बाद अब चुनाव हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, एक बहुत बड़े इंतजार के बाद लोगों को मौका मिल रहा है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने, अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो असेंबली में भेजे, और आपकी बहुत सी मिसाल जो है वहाँ पे उनके काम जो अधूरे काम जो पूरे हों, ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ने जो किया उसे गिना रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चीज़ की मुश्किल जो आ रही है सबसे, कि उन्होंने जितने भी वहाँ चेहरे लाए हैं ना, वो सब नए चेहरे हैं। किसी ने कल ज्वाइन किया, जैसे जुल्फकार अली की बात करें हम, तो एक दिन पहले ज्वाइन करते हैं और उन्हें मैंडेट दे दिया जाता है। इस तरह सब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के पैराशूटर आके वहां पे टिकट्स ले गए हैं उनको। लेकिन आदर्श जी, इस बात को भी मत भूलिए कि पीडीपी पार्टी के कद्दावर नेता जुल्फिकार अली रहे हैं, पीडीपी में रहे हैं, पीडीपी में रहे। अगर पीडीपी से, ये जरूरी नहीं है कि वो जो पीडीपी का मैं जिस तरह से उसको समर्थन मिला, भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो वहाँ सभी समर्थक उसके साथ चले जाएंगे। अगर पार्टी का अपना होता है, पार्टी का कार्ड अपना होता है, पार्टी की अपनी हर जगह। सबसे बड़ी बात है जैसे 3 पार्टी का जो वोट होता है वो पार्टी को मिलता है, कोई पार्टी हो। जो फ्लोटिंग वोट होता है ना, फ्लोटिंग वोट को लुभाना बहुत जरूरी है। तो फ्लोटिंग वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बहुत ज्यादा जो एफर्ट्स नहीं वहां पे की है, ये सबसे बड़ी बात है। फ्लोटिंग वोट जो आना बड़ा जरूरी है। बाकी पीडीपी से आए हैं तो जरूरी नहीं है वो पीडी का वोट ट्रांसफर हो जाएगा। पीडी का अपना भी तो वोट वहां पे है, वोट बैंक है। पीडीपी ने अगर टिकट वहां से सीट निकाली है तो ठीक है, कैंडिडेट वही थे, लेकिन कल को दूसरा कैंडिडेट आ जाता तो ये जरूरी नहीं है कि उनको समर्थन नहीं मिलेगा उनका। इसलिए हम ये बार बार यही कह रहे हैं कि राजौरी पुंछ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की साख जो है दांव पे लगी हुई है, पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि तिकोना मुकाबला, इस तिकोने मुकाबले में कोई बेनिफिट अगर ले सकती है उनकी मेहनत, क्योंकि हर एक पार्टी की तरफ से जहां पर गुज्जर वोट बैंक ज्यादा है वहां पर गुज्जर चेहरे को उतारा गया है। तो अगर सारी पार्टियों की, तीनों पार्टियों की तरफ से गुज्जर चेहरे को उतारा जाता है तो फिर किस तरह से वोट बैंक जो है वो रहेगा, ये बड़ी बात रहेगी। इस पर और भी चर्चा आगे जारी रखेंगे। परमवीर जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से आप देखिए परिसीमन हुआ, परिसीमन से पहले जो सीटें हुआ करती थी अब कुछ तो मर्ज हो गई, या फिर कुछ बदल दी गई, या फिर आप देखिए किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो चली गई हैं। अगर हम देखें इस बार जो दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है, इस दौर में जम्मू की 11 और कश्मीर की 15 सीटों पर, यानी कि 25 सितंबर
को जहां पर वोट डाले जाएंगे, परिसमन की जो स्थिति बनती है उसके हिसाब से 13 सीटें ऐसी हैं जहां पिछले 2 चुनाव यानी कि 2008 और 14 में एक ही पार्टी का कब्जा रहा। लेकिन इस बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 5 सीटें 96 में जीती थी और उसके बाद यहां पर 99 में जब पीडीपी पार्टी अस्तित्व में आती है तो 3 सीटें ऐसी थी जहां पर उन्होंने अपना परचम लहराया और जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पिछले 2 चुनावों में यहां पर जीत रही थी। कुल मिलाकर यानी कि जितनी भी पार्टियां इस वक्त मैदान में हैं, अब निर्दलीय भी उम्मीदवार हैं, उसके बीच में नई और पार्टियां आ गई हैं। इंजीनियर राशिद भी इस वक्त जमानत पर बाहर हैं, अंतरिम बेल पर। आप देखिए किस तरह से वो बाहर आ गए हैं। आशा जी देखिए, धारा 370 हटने के बाद और परिसीमन होने के बाद कहते हैं ना, कश्मीर के जो पॉलिटिकल ग्राउंड थे उनको मॉडरेट कर दिया गया है। मॉडरेट माने वो अपने आप एक, किसी ने करा नहीं है, ये अपने आप एक सतत चलने वाला प्रक्रिया होती है, अपने आप मॉडरेट होती है। धारा 370 जाती है और सीटों का परिसमन जेरीमेंडरिंग हो गया है। अब इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है, देखिए अभी बात करी गई थी फ्लोटिंग वोटर्स की। ये मेरा अपना पर्सनल मानना है, कश्मीर के अंदर इस समय भारत के किसी भी कोने से अधिक फ्लोटिंग वोटर्स है। अभी लगभग सभी पार्टीज का जो एक कैडर था, जो कैडर बेस्ड पार्टी जैसे बीजेपी है, चाहे आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे पीडीपी है, अभी इनके कैडर्स में बहुत ज्यादा बिखराव हुआ है। मतलब इधर उधर भी लोग गए हैं और कुछ शांत भी बैठे हैं। और मॉडरेट वोटर्स जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। फ्लोटिंग वोटर्स जैसे बात की जाए, अगर एक तबका था कश्मीर में जो जमात के पीछे चलता था, वो लोग भी अपनी साइड पोस्टर्स उन्होंने भी चेंज करे हैं। आपने जो कल तक अलगाववाद की बात करते थे वो लोग भी मॉडरेट हुए हैं, उन्होंने भी अपना स्टैंड चेंज किया है। तो सबसे बड़ा जो इस बार इस इलेक्शन की जो कुंजी है ना, वो है आपके फ्लोटिंग वोटर्स के हाथ में और आपके जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। इंजीनियर राशिद बहुत बड़ा फैक्टर है कश्मीर के अंदर, और ये बात हमें कुछ दिनों के बाद देखने को मिलेगी। सरकार कोई भी बनाएगा, लेकिन ये इंडिपेंडेंस जो होंगे और इंजीनियर राशिद का जो खेमा होगा, ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। दिनेश और जी, इनके बारे में जो पुरानी ठीक है, पुरानी परमवीर पार्टी जी, थी उन्होंने अपना जी ठीक है। दिनेश जी, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि इंजीनियर राशिद एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेंगे, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो बहुत बड़ा फैक्टर बनेंगे, आपको लगता है कि बहुत बड़ा फैक्टर बनेंगे? क्योंकि लोकसभा चुनावों में भी जब ABCD टीमें उतरी मैदान में तो बहुत सी चीज़ें सामने आ रही थी कि ये फैक्टर बनेंगे, लेकिन हवा किसी और चली गई। आपको लगता है कि इस बार भी कुछ ऐसा होगा, या फिर जनता किस तरह से अपना मत जो है वो यहाँ पेश करेगी? देखिए आशा जी, जो जैसे आदर्श जी ने कहा, पहले एक बड़ा एक हवा था इंजीनियर रशीद का, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो हवा धीरे धीरे बैठ चुका है। इंजीनियर रशीद जो है सिर्फ नॉर्थ कश्मीर के लीडर हैं। अभी पिछले दिनों पहले फेज के चुनाव से पहले साउथ कश्मीर में उनकी एक सभा हुई थी, उसमें सिर्फ 50-60 लोग आए थे। इसलिए ये क्या है ना कि इंजीनियर रशीद बहुत बड़ी फोर्स बन के उभरेंगे। ठीक है कि इंजीनियर रशीद कुछ सीट्स ले जाएंगे और उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को और खासकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस को डैमेज हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ी फोर्स बन के आप ये कहें कि इंजीनियर रशीद उभरेंगे, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी फोर्स बन के उभरेंगे। तो ठीक है, वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे। बिल्कुल आशा जी, मैं बिल्कुल दिनेश जी से सहमत हूँ। मैं बिल्कुल सहमत इस बात के लिए। इंजीनियर रशीद का जो जितना ये बात कर रहे हैं, इंजीनियर रशीद कोई इतनी ज्यादा वहाँ पे ठीक है, पार्लियामेंट का चुनाव उस वक्त तो उनके साथ बहुत ज्यादा सहमति थी, उसके साथ उनको जीत के उमर अब्दुल्ला का हरा दिया। ये जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट के चुनाव का और असेंबली के चुनाव के सेम मुद्दे हो, सेम तरीके हो, लेकिन इस बार जो जिस तरह से वो आया, जिस तरह उसको लाया गया, जिस तरह उसका वेलकम किया गया, जिस तरह उनकी रैलीज की गई, उसके बाद आप देख रहे हो आहिस्ता आहिस्ता वो कोशिश नहीं रही है। आने वाले चुनावों में वहां पे नेशनल ठीक है आदर्श जी, परमवीर जी। आयशा जी, इंजीनियर राशिद कैसे एक बड़ा फैक्टर बनेंगे आप देखेंगे। देखिए अभी तक चुनाव काम सेकंड फेज में आने वाले हैं, लेकिन कहीं पर आपने भड़काऊ बयानबाजी नहीं सुनी होगी किसी भी पार्टी के लोगों से। इंजीनियर रशीद के पीछे जो जमात के लोग चलते थे, या जो उनकी साथ, मतलब मैं पर्टिकुलरली नहीं बोलूंगा, कश्मीर के चुनाव से बयानबाजी, भड़काऊ बयानबाजी नदारत है। कोई आपको अलगाववाद की बात करता हुआ नहीं मिल रहा है। किस तरीके से जब ये बात होते हैं तो ये इंजीनियर रशीद को मॉडरेट किया जाता है, तो मॉडरेट हो रहे हैं। और एक चलिए, ये तो समय बताएगा कि अभी क्या कुछ समीकरण जम्मू कश्मीर के अंदर बनता है, क्योंकि दूसरे चरण का चुनाव 25 सितंबर को है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए दिनेश जी आपका, आदर्श जी आपका भी, और परमवीर जी आपका भी। तो फिलहाल आपने देखा कि चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, लेकिन जनता जनार्दन है वो बहुत बेहतर तरीके से समझती है कि उसे काम किस तरह से करना है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।